हेलो फ्यूचर सीएमएस, आई एम क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट सीएमए आदित्य प्रजापति। और आज हम करने जा रहे हैं सीएमए फाउंडेशन लॉ का द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का लेक्चर नंबर 4। अच्छा, लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं तो सर लेक्चर नंबर 3 तक आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको उसको करना पड़ेगा, उसके बाद ये लेक्चर को आप कैरी कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, आज हम लोग क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में, सबसे पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखा था, ठीक है, पिछले लेक्चर में। उससे पहले हम लोगों ने और भी चीजें देखी थी, तो वो सब आपको करना सबसे पहले है। ठीक है। आज हम लोग का कुछ पेंडिंग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रह गया था, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर ऑफर करेंगे। उसके बाद और भी कुछ कुछ चीजें हैं, वो टाइप्स ऑफ ऑफर, ये सब हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या देख लिया था, एक बार पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, तो फिर सर समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, देख लेते हैं पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। हम लोगों ने वैलिड हम लोगों ने क्या देख लिया था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देख लिया था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देख लिया था, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट देख लिया था, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट देख लिया था, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोगों ने समझ लिया था, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने समझ लिया था। ठीक है, इतना तक हम लोगों ने अच्छे से समझा था। अच्छा, सर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी तो हम लोगों ने समझा था, लेकिन ठीक है, एक बार आज मैं फिर से उसको एक बार समझा देता हूँ आपको, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आज और क्लियरिटी के साथ आपको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को अब हम लोग समझते हैं। इम्प्लॉयड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, और एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या होगा। ये एक्स एज एक पर्सन है, मान लो। ठीक है, ये कहा जा रहा है एक रेस्टोरेंट में। ठीक है, ये एक रेस्टोरेंट में गया, एक्स एज अ पर्सन एक रेस्टोरेंट में गया। सर रेस्टोरेंट में गया तो क्या करेगा, वहां पे जाके इसने क्या किया, ऑर्डर दिया फूड। अच्छा, ऑर्डर दिया फूड, तो सर ये क्या हुआ, कंडक्ट हुआ। अच्छा, तो सर बदले में रेस्टोरेंट क्या करेगा इससे, सर पैसा लेगा। तो सर वो जब रेस्टोरेंट में एंटर किया और उसने फूड ऑर्डर किया, तो वेटर ने क्या किया सर, सामान लाके उसके टेबल पे रखा, उसने खाया। तो ये क्या है सर, ये इम्प्लाइड है कि वो पैसा देगा। क्योंकि सर ये तो इम्प्लाइड है ना कि वो उस जगह पे गया ही, तो वहां पे उसने जो भी खाया, तो सर उसका पेमेंट तो उसको करना ही है 100%। हाँ सर, पेमेंट तो करना है 100%। तो सर ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल हुआ। अच्छा, तो सर इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं सर, एक बार देखते हैं। एक्शन सर, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और कोर्स ऑफ डीलिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स पर्सन था, वो जब रेस्टोरेंट में एंटर किया, तो वेटर ने आया, ऑर्डर रिसीव किया, तो कंडक्ट ऑफ द पार्टीज हुआ ना सर, एक्शन। सबसे पहले एक्स एंटर जब किया और वेटर आया, ऑर्डर लिया, तो सर दोनों का एक्शन ये कॉन्ट्रैक्ट को बनाया। तो ये इम्प्लाइड है कि एक्स जाते वक्त पैसा देके जाएगा, पेइंग द बिल। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मुझको खरीदना है तुम बेचोगे क्या, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ कि उसने फूड ऑर्डर किया, वेटर ने फूड ला के दिया, ये इम्प्लाइड है कोर्स ऑफ एक्शन से कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सेम टू सेम, ये टैसिट कॉन्ट्रैक्ट सेम टू सेम है सर, बिना कुछ बोले या बिना कुछ लिखे हुए वो गया था। अच्छा, एक एक और एग्जांपल सर दीजिए, एक और अच्छा सा एग्जांपल दीजिए। अच्छा, एक और अच्छा एग्जांपल देते हैं आपको। ठीक है, ये एक्स पर्सन था, इसको कहीं जाना था। ठीक है, तो एक एक टैक्सी वाला को इसने हाथ देकर ऐसे रुकाया। ठीक है, ये टैक्सी में फिर बैठ गया। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला, डेस्टिनेशन बताया।
डेस्टिनेशन बताया कि मुझको यहाँ पे जाना है। फिर टैक्सी वाले ने भी ठीक है भाई चलो मैं लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म हो गया सर, एक्शन से फॉर्म हो गया। अब वो उसको उसके डेस्टिनेशन पे ले जाके छोड़ेगा, तो ये क्या है, इम्प्लाइड है कि वो उससे पैसा लेगा, क्योंकि सर जैसे ही वो कार में बैठ के अपना डेस्टिनेशन बताया, तो सर यहाँ पे क्या हो गया, एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, जो कि ना तो स्पोकन हुआ ना तो रिटर्न हुआ, सिर्फ जाके उसने बस बोला कि सर मुझे यहाँ पे छोड़ दो। ठीक है, तो टैक्सी वाला भी जानता था हाँ इसको इतना छोड़ना है तो ये फेयर होगा, तो ठीक है भाई चलो लेके चलते हैं। तो सर वहां पे क्या हो गया, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो गया। हाँ तो सर समझे हम लोग टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन सर, ये एग्जांपल से। ठीक है सर, तो ये वाला क्या था, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल कल भी मैंने दिया था और आज भी मैंने फिर एक बार दे दिया। ठीक है सर। अच्छा, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी आज हम लोगों ने समझ लिया, उसी के अंडर आता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। द वर्ड टैसिट मीन्स साइलेंट। ठीक है, टैसिट का मतलब क्या होता है, साइलेंट। Tacit contract are those that are inferred through the conduct of the parties without any word spoken or written। तो सर ये भी तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के जैसा ही हुआ कि बिना कुछ बोले बिना कुछ किए सर ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, जो कि सर टैसिट टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का नाम आया है इसका सर। अच्छा सर, समझ में आ गया सर, बहुत अच्छा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देख लिया, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी देख लिया। ठीक है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, इसके बाद है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सर, क्वासी वर्ड मतलब समझ में नहीं आया सर, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इतना देर तो आप जो जो बता रहे थे सर अच्छे से हम लोग को समझ में आ रहा था, ये क्वासी वर्ड मतलब सर समझ में नहीं आया। सर मान लो, ठीक है, ठीक है सर, ये क्या बना रहे हो आप। सर ये हम लोगों ने दो कैरेक्टर बनाया, ठीक है। अच्छा सर, दो कैरेक्टर बनाया, दो कैरेक्टर में सर क्या है, एक सर आयुष है एक कुणाल है। ठीक है, आयुष ना सर ये रास्ते से गुजर रहा था। ठीक है, इस तरफ से ऐसे ऐसे ये जा रहा है, और इस तरफ से मान लो कुणाल जा रहा है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है सर, इतना तो हम लोग समझ रहे हैं सर। आप जो बताने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग समझ रहे हैं कि वो रास्ते से दोनों आसपास से जा रहे थे। तो क्या हुआ ना, आयुष का जो है कि जो मनी बैग है, ठीक है, वो गिर गया रास्ते में। ठीक है, अब वो रास्ते में गिर गया, जिसमें मान लो 1000 रुपीज, एक स्मॉल नंबर 1000 रुपीज थे इसमें। ठीक है, अच्छा सर 1000 रुपीज थे, तो सर समझ में आ तो आ रहा है सर, अब पैसा गिर गया, ये कुणाल को मिल गया। किसको मिल गया, कुणाल तो पास ही हो रहा था उस तरफ से ना, तो कुणाल को मिल गया। अब जैसे ही सर ये कुणाल को मिला ना, क्या कुणाल बोलेगा ये मेरा है, ये तो है तो किसी और का ना। क्या कुणाल इसके ऊपर अपना राइट दिखा सकता है, नहीं सर, कुणाल अपने इसके ये पर्स के ऊपर अपना राइट नहीं दिखा सकते, क्योंकि सर ये तो किसी और का है। आप रास्ते से चल रहे हो, क्या आप किसी के सामान को पा जाते हो रास्ते में गिरा हुआ, क्या वो आपका हो जाएगा। सोना का चेन या फिर कुछ भी आप रास्ते में गिरा वो आपका हो जाएगा, चाहे जितना भी महंगा से महंगा आइटम हो या फिर सस्ता से सस्ता आइटम हो, आपका तो कभी नहीं होगा। किसी और का है, जिसका है सर उसी का होगा, क्योंकि सर वो तो मेरा गिरा नहीं हुआ है। मेरा अगर गिरा होता तो सर वो मेरा होता। अच्छा सर, समझ में आ रहा है इतना। अच्छा, तो यहाँ पे दो चीजें आई, क्या चीजें आई, दो चीजें, इसका भी दो
एक तो है ऑब्लिगेशन और यहाँ राइट। अच्छा सर, कैसे ऑब्लिगेशन और कैसे राइट आई? सर ऑब्लिगेशन किसके लिए आया और राइट किसके लिए आया, ये आप लोग थोड़ा सा सोचो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सोचो। समझ गए, समझ में आया कुछ, सोच लिए? तो यहाँ पे किसके लिए सर ऑब्लिगेशन आया? कुणाल के लिए। कुणाल के लिए क्या ऑब्लिगेशन आया कि वो पर्स जिसका है मैं उसको लौटाऊं, ठीक है। और राइट किसका था सर? राइट आया आयुष के लिए कि मेरा पर्स है भाई, वो मेरा हक है। राइट का मतलब क्या हो गया? हक। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हो गया सर? कि आपको करना होगा। तो ये जो पर्स 1,000 का मिला, ये सर इसको लौटाना होगा किसको सर? कुणाल का ऑब्लिगेशन है इसको लौटाना। तो सर यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर गया। कैसा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर गया सर? पर्स मिलने की वजह से, रास्ते में चलते हुए मिलने की वजह से सर ये फॉर्म कर गया। और इसके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया सर, किसके ऊपर? कुणाल के ऊपर, किया इसको पर्स लौटाना। तो सर ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसको सर हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पे लिखा है क्या हुआ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं पर्स गिराऊंगा तुम उठाना? नहीं हुआ सर। बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अपने आप ये कॉन्ट्रैक्ट एक बना दिया। कैसे सर बना दिया? कोई पर्स पाया रास्ते में सर, तो वो ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। Law creates and enforces legal right and obligation when no real contract exists. Such obligation are known as quasi contract. तो सर obligation किसके ऊपर आ गया सर? obligation obligation सर किसके ऊपर आ गया? कुणाल के ऊपर, ठीक है। और सर राइट किसके पास हो गया? आयुष के ऊपर। तो सर समझ में आ गया सर, ये एग्जांपल से हम लोगों ने अच्छे से कॉसी कॉन्ट्रैक्ट को समझ लिया कि कॉसी कॉन्ट्रैक्ट मतलब अपने आप बन गया। किसी के पर्स गिरने की वजह से सर ये अपने आप एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया जिसको सर हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं। अच्छा सर, ठीक है सर, समझ में आ गया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। अच्छा सर, ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सर क्या होता है? ई कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक एग्जांपल हम आपको इसका भी देते हैं, ठीक है। कहाँ गया? फ्लिपकार्ट पे। अब फ्लिपकार्ट पे क्या किया इसने? गुड्स ऑर्डर की। वहां पे क्या होता है सर, जब आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन करके सर लिखा रहता है। एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन, हाँ सर हम लोगों ने भी देखा है एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन। आपने इसको टिक किया, उसके बाद ही आप इसके प्रोसेस में जा पा रहे हो, ठीक है। इसका प्रोसेस में आप जा पा रहे हो और गुड्स को ऑर्डर प्लेस कर पा रहे हो। हाँ सर समझ गए सर, हाँ सर ऐसे ही होता है। हम लोग के साथ ऐसा ही होता है। हम लोग कभी भी कुछ ऑर्डर करने जाएंगे, जब अकाउंट ओपन कर रहे हो तो सर हम लोग एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, कभी आप खोल के उसको पढ़ते हो क्या लिखा है उसमें? कभी नहीं पढ़ते हो।
ठीक है सर, लेकिन पढ़ना चाहिए। अगर कोई ऐसा ऐप है जो आपको लगे कि कोई फॉर्जरी या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, तो एक बार आप उसका टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना चाहिए 100%। ठीक है। तो जैसे ही ये प्रोसेस को सर ये कंप्लीट होता है, हम लोग टिक करते हैं एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, तो सर वहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, ई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी समझ में आ गया। If contract is entered using electronic means, it is known as ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट या फिर ई कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब क्या हो गया, जहां इंटरनेट आ गया। अब जैसे ही सर यहाँ पे इंटरनेट आ गया, यहाँ पे ई कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया सर। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो हम लोगों ने और एक कॉन्ट्रैक्ट अभी ई कॉन्ट्रैक्ट में समझ लिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ऑन हम लोगों ने क्या क्या कौन कौन सा देखा था सर, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी हम लोगों ने समझ लिया, 5 कॉन्ट्रैक्ट थे वो हम लोगों ने समझ लिया। एंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में 4 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे। पहला था सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड है आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्थ है आपका ई कॉन्ट्रैक्ट। आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज करते हुए चलना है, वरना 5-6 क्लास के बाद ऐसा होगा कि आपको याद ही नहीं रहेगा कि क्या सर ने एग्जाम्पल दिया था। तो मैं ये जो जो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, आप हो सके तो वो सब नोट करते हुए चलो, क्योंकि वरना बाद में आपको दिक्कत होगा और आपको रिकॉल नहीं होगा सर ने क्या बताया नहीं बताया था। समझ में आया? तो आप वो सब जो जो मैं एग्जांपल यहाँ से शुरू से देखो, मैं एग्जांपल देके ही बता रहा हूँ शुरू से, तो ये सब एग्जांपल आप नोट करते हुए ही चलना। ठीक है। अच्छा सर, समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला क्या आ रहा है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है सर, हम लोग समझ रहे हैं सर कि एक्स अपना कार वाई को बेच रहा है 1 लाख रुपए में। एक्स अपना कार को बेच रहा है 1 लाख रुपए में, और सर वाई एग्री कर रहा है, ठीक है, 1 लाख रुपए देना और पेमेंट कर रहा है। ठीक है सर। यहाँ पे अगर हम लोग समझेंगे, ऑब्लिगेशन एंड राइट। ऑब्लिगेशन एंड राइट का मतलब सर समझाइए थोड़ा सा, ऑब्लिगेशन एंड राइट।
इस कॉन्ट्रैक्ट में आप देखो और सोचो किसका ऑब्लिगेशन और किसका राइट है। क्या ठीक है, क्या क्या मैंने बोला, किसका ऑब्लिगेशन है और किसका राइट है। तो यहाँ पे जो एक्स है उसका ऑब्लिगेशन क्या है, सोचो उसका ऑब्लिगेशन क्या है, एक्स का ऑब्लिगेशन क्या बन रहा है। कार देना, इसका ये ऑब्लिगेशन है क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कैसे किया सर कि अपना कार ये बेच रहा है। अच्छा सर, और इसका राइट क्या है, पैसा लेना। ठीक है। अच्छा सर, वाई का ऑब्लिगेशन क्या है सर, वाई का ऑब्लिगेशन, वाई का तो कुछ ऑब्लिगेशन नहीं, वाई का ऑब्लिगेशन क्या है। कार लेना। ठीक है। और सॉरी, वाई का ऑब्लिगेशन क्या है सर, पैसा देना, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एग्री किया है सर कि मैं ठीक है 1 लाख रुपए में पैसा, 1 लाख रुपए में मैं खरीदूंगा कार। और राइट इसका क्या है सर, कार लेना। समझ में आया सर, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ कि जो भी ऑब्लिगेशन एंड राइट्स थे वो पास्ट में परफॉर्म हो गए। क्या हुआ सर, वो पास्ट में परफॉर्म हो गया, जो भी ऑब्लिगेशन एंड राइट था वो पास्ट में परफॉर्म हो गया। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो उससे क्या बना आपका, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बना आपका, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जो भी ऑब्लिगेशन था वो आपका पास्ट में परफॉर्म हो गया, और राइट भी जो था, 1 मिनट ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। जो भी राइट था आपका वो परफॉर्म हो गया। तो सर समझ में आ गया सर, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो एक बार हम लोग उसका जो टेक्स्ट है वो भी एक बार देखते हैं, ठीक है। When an act is done or executed or forbearance is brought on record जो हो चुका आपका, डन, पहला क्या हो गया सर, डन, एग्जीक्यूटेड, और फॉरबियरेंस इज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड, मतलब जो टास्क था वो परफॉर्म हो गया। ठीक है। देन द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन इज द एक्ट और फॉरबियरेंस। तो सर समझ में आ गया सर, इसका मतलब हम लोग को अच्छे से समझ में आ गया सर, जो भी ऑब्लिगेशन था और राइट था वो पास्ट में ही परफॉर्म हो गया। तो सर यहाँ पे ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, अब सर एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, इसमें यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। यूनिलेट, एक मिनट रुकिए।
ठीक है, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। तो सर यूनिलेटरल और बायलेटरल में क्या होता है सर, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ सर कि अभी तक वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, अभी तक ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने क्या समझा सर कि वो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अच्छा, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, वन पार्टी का ऑब्लिगेशन तो सर फुलफिल हो चुका रहता, लेकिन अदर पार्टी का ऑब्लिगेशन अभी तक फुलफिल नहीं हुआ रहता है। और इसमें सर क्या होता है बायलेटरल में, बोथ पार्टी का ऑब्लिगेशन ड्यू होता है। तो सर समझ में आ गया सर। यूनि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि बोथ द ऑब्लिगेशन एंड राइट हैज बीन परफॉर्म्ड ऑलरेडी इन पास्ट। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है सर, दो पार्ट हो जाता है उसमें सर। एक हो जाता है आपका यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और एक हो जाता है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट where only one party has performed his obligation and another has not performed his obligation yet। अच्छा, और बायलेटरल में क्या हो जाता है सर कि बोथ द पार्टीज हैज नॉट परफॉर्म्ड देयर ऑब्लिगेशन येट। ठीक है, समझ में आ गया। तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। It is an executory in an executory contract, consideration is a reciprocal promise or obligation. It has to be performed in future only, hence described as executory। क्योंकि वो फ्यूचर में परफॉर्म होगा, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ नहीं है। काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट आर एज फॉलोज। अच्छा क्या है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को मैंने जो बताया, इट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी obligation and other parties obligation is outstanding। समझ में आ गया। अच्छा, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है सर, इट इज अ वन वेयर ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग ऑन पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। अच्छा सर समझ में आ रहा है, इतना अच्छा से आप एग्जांपल देके समझा रहे हो तो भाई शेयर करो ना इस वीडियो को। तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो सीएमए फाउंडेशन का लॉ लॉ में अभी भी परेशान है, जिनको समझ में नहीं आ रहा, तुमको उनका तो कम से कम हेल्प करो। उनका हेल्प करोगे तो मेरा भी मोटिवेशन हाई होगा। तो इसको शेयर करो, ठीक है, क्योंकि देखो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने इतना अच्छा से आपको एक एक एग्जांपल दे दे के समझाया है। अगर आप शेयर नहीं कर रहे हो तो सर मोटिवेशन मेरे को कैसे आएगा। व्यूज और कमेंट्स एंड लाइक्स आर माय मोटिवेशन। तो उसको आप शेयर करो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो अभी 12 के बाद तू सीए में ज्वाइन करना चाहते उनके साथ शेयर करो। और आप तो खुद देख रहे हो तो ठीक ही है, अच्छा है, चलो लाइक शेयर कमेंट तो कम से कम करो। अच्छा सर समझ में आ गया। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का यहाँ पे होता है खत्म। ठीक है, बहुत इजी तरीके से आपने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझा दिया, बिल्कुल। अच्छा, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो चालू हो रहा है वो हो रहा है प्रपोजल और ऑफर, जो कि सेक्शन 2A में लिखा हुआ है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था सेक्शन 2A में लिखा हुआ है। लो कैमरा ही ब्लर कर दे रहा है। अभी फिर से हम लोगों को कैप्चर कर लिया, ठीक है, चलो कैमरा भी साथ छोड़ देता है कभी कभी। ठीक है। अच्छा सर, पर ऑफर ऑफर तो सर हम लोगों ने फर्स्ट, मतलब जब फर्स्ट लेक्चर शुरू हुआ था तभी आपने ऑफर का एग्जांपल से समझाया था सर। ऑफर सर जो प्रपोजल और प्रपोजल वाला एग्जांपल था, हाँ वहाँ समझाया था।
अच्छा सर, अब और अच्छे से हम लोग इस चीज को समझेंगे। वहां तो सिर्फ वन लाइनर टाइप में लिखा हुआ था, तो उसी को हम लोग ने एग्जांपल से ये चैप्टर का बेस बनाने के लिए समझा था। अब हम लोग और अच्छे से इसको समझेंगे ऑफर, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑफर। क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑफर को फिर सर हम लोग एग्जांपल दे देके समझेंगे एक करके, जो भी है। उसके बाद सर इसेंशियल ऑफर, वैलिड ऑफर, ठीक है, हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं जहां तक हम लोग आज जा सकते हैं, तो वहां तक हम लोग करते हैं, ठीक है सर। टाइप्स ऑफ ऑफर तो अभी खत्म ही हुआ है। अगर हम लोग ऑफर का डेफिनेशन समझते हैं आप फिर से, ठीक है, अच्छे से हम लोग समझेंगे। when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with the view to obtaining an assent of that other such act or abstains, he said to make a proposal। अच्छा सर, समझते हैं इसको। ये इसको क्या कर रहा है सर, ऑफर दे रहा है, ठीक है। किसी भी चीज का ऑफर दे रहा है, क्या चीज का ऑफर दे रहा है आप हम लोग डेफिनेशन में समझेंगे, ठीक है। हम्म। One person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything। सर, विलिंगनेस टू डू का मतलब तो हम लोग समझ में आ रहा है कि वो कुछ करना चाहता है, वो कुछ बेचना चाहता है, या फिर वो कुछ भी करना चाहता है। विलिंगनेस टू डू, अच्छा, विलिंगनेस टू डू का मतलब क्या हुआ सर, समझ में आया। विलिंगनेस टू मतलब करना चाहता है, इच्छुक है, ठीक है। लेकिन सर ये एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग का मतलब नहीं समझ में आया सर। एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ये कैसा मतलब, ये कैसा ऑफर कर रहा है उसको। आप लोगों ने सुना होगा, जब बड़े बड़े बिजनेसेस बिकते हैं ना, कोई एक एकदम स्पेशलिटी का बिजनेस अगर कोई बिकता है, ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइंड होता है कि आप ये बिजनेस, सेम बिजनेस में आप 3 साल तक एंटर नहीं कर सकते। मतलब आपने तो अभी भी मुझको ये बिजनेस बेचा है, आप अगर फिर से ये बिजनेस शुरू कर दोगे तो जो मैंने खरीदा उसका प्रॉफिटेबिलिटी मेरा कहाँ होगा भाई। आप फिर से उसी, वो बिजनेस तो आपको पता है ये कैसे आपको बनाना है। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम डूइंग, मतलब आप वो काम नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि जिंदगी भर नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट मुझको 3 साल या 5 साल का तो टाइम दो। जो एक बिजनेस को ये जो बिजनेस मैंने खरीदा है इसको वेल सेटअप में करके और बड़ा बना दूं, ठीक है। तो वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है। होता है ना, कभी कभी आप कहीं एम्प्लॉयमेंट में हो, ठीक है, आप उस जगह पे सेम, अगर आप किसी भी चीज, किसी भी आप मान लो कोई प्रोफेशनल हो, ठीक है, आप प्रोफेशनल हो, तो एक होता है नॉन कॉम्पिटेंस एग्रीमेंट बनता है कि आप इसी कंपनी को कंपटीशन नहीं दोगे फ्यूचर के 5 साल के लिए, या 3 साल के लिए, या 1 साल के लिए। तो वो जो है एब्स्टेंट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग के लिए हम लोग पैसा दे रहे हैं क्या, नहीं करने के लिए हम लोग ऑफर कर रहे हैं कि नहीं करोगे तुम वो। एक तो होता है सर करना, समझ में आया, और नहीं करना भी अब हम लोग को समझ में आया अच्छा से, ठीक है सर। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, थोड़ा सोचिएगा। एक बार आप डेफिनेशन को पढ़िए। थोड़ा कैमरा ब्लर कर दे रहा है, चलिए ठीक है। विथ व्यू टू ऑब्टेनिंग एन असेंट, विथ द व्यू टू ऑब्टेनिंग एन असेंट मतलब हम उससे उसका असेंट ले रहे हैं। हम उससे क्या ले रहे हैं सर, उसका असेंट ले रहे हैं। उसका असेंट कैसे ले रहे हैं सर, हम लोग उससे उसका जो है असेंट ले रहे हैं कि तुमको ये नहीं करना है, ठीक है सर, समझ में आ गया। that other such act or absence he is said to make a proposal। तो सर समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, इसने इसको जो ऑफर किया, क्या इसने शो किया अपना विलिंगनेस,
क्या चीज का विलिंगनेस? टू डू और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ठीक है, कुछ करो या फिर उसको रोकने के लिए भी एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो क्या सर ये क्या कर रहा है? एक प्रपोजल दे रहा है। अच्छा सर, प्रपोजल दिया, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो ये डेफिनेशन का मतलब समझ में आया? एक बार फिर से आप लोग रीड रीड करो ये डेफिनेशन को। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with the view to obtaining an assent। assent का मतलब क्या होता है? उससे उसका इच्छा लेना। assent का मतलब, ठीक है, of that other or to such act or abstains he is said to make a proposal। तो ये क्या हो जाता है सर? प्रपोजल। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसेंशियल्स ऑफ अ प्रपोजल और ऑफर। अब इसेंशियल्स ऑफ अ प्रपोजल और ऑफर क्या हो गया सर? अच्छा, तो यहाँ पे अमन और कुणाल। तो सर अमन को हम लोग ऑफरर या प्रोमिसर बोल सकते हैं। ये द पर्सन मेकिंग द ऑफर, द पर्सन मेकिंग द ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर और प्रोमिसर। ठीक है, और द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड प्रोमिजी। तो वही चीज लिखा हुआ है सर, हम लोग पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, प्रोमिसर और ऑफरर, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और एन ऑफर, और उसको ऑफरी द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड। अच्छा सर, और एक चीज, तो हम लोग तो समझ गए ऑफरर है, तो ये क्या है? ऑफरी, जिसको ऑफर किया गया है वो ऑफरी, जो ऑफर करने वाला है वो ऑफरर, या फिर उसको हम लोग प्रोमिसर भी बोल सकते हैं, और जो एक्सेप्ट करने वाला है अनदर पर्सन इज कॉल्ड प्रोमिजी। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो यहाँ पे प्रोमिसर, उसके बाद सर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है प्रोमिजी या एक्सेप्टर। एक्सेप्टर भी उसको बोल सकते हैं क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है द ऑफर दैट इज मेड बाय द अनदर पर्सन, द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग दैट ऑफर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। ठीक है, द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर। ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा, अब वैलिड ऑफर क्या होगा? वैलिड ऑफर, वैलिड ऑफर का ये मतलब सर क्या हो जाएगा? वैलिड ऑफर का मतलब, फॉर अ वैलिड ऑफर party making it must express his willingness to do or not to do something। not to do का मतलब क्या सर? अभी मैंने आप लोगों को बताया, abstain from doing anything। not to do का मतलब क्या हो गया? abstain from doing anything। ठीक है, willingness must be expressed in with the view to obtain an assent of the other party। ठीक है, विलिंगनेस हम लोग क्यों कर रहे हैं सर? विलिंगनेस हम लोग क्यों कर रहे हैं? विलिंगनेस हम लोग सर क्यों कर रहे हैं कि टू, जो ऑफर जिसको हम लोग ऑफर किए हैं ना, वो क्या करे सर? अपना असेंट दे कि दैट ही वांट टू एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट टू एक्सेप्ट द ऑफर। ठीक है, ऑफर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रॉम डूइंग और एब्सेंस। ठीक है, ऑफर हो सकता है कि पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जैसे एक नॉन कॉम्पिटेंस एग्रीमेंट बनता है सर, तो वही चीज है आपका। ठीक है सर, तो हम लोगों ने डेफिनेशन भी अच्छे से समझ लिया, और सेक्शन तो आपको ये वाला याद रखना है क्योंकि ये सबसे फर्स्ट सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है,
सेक्शन 2A ऑफर, क्योंकि सबसे पहला चीज क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑफर दिया जाता है तो आपको सेक्शन 2A, टू तो आपका डेफिनेशन बताता है, ठीक है सर याद है हमको, और ए से आपको क्या पता चल रहा है कि ये ऑफर का डेफिनेशन है, ठीक है सर समझ में आ गया। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, हम लोगों ने तो ऊपर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, अब क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर क्या होगा, एक बार हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। ऑफर कैन बी क्लासिफाइड एज जनरल, स्पेसिफिक और स्पेशल, क्रॉस, काउंटर, स्टैंडिंग, ओपन, कंटिन्यूइंग ऑफर। अच्छा, मतलब ये भी बहुत सारा ऑफर का कैटेगरी है जिसको अभी हम लोग को पढ़ना है और याद रखना है। तो क्या सर इसमें भी हम लोग को आप एग्जांपल दे दे के समझाएंगे क्या? बिल्कुल, वैसे करके ही हम लोग को लॉ याद हो सकता है, नहीं तो मेरे लिए तो खुद एक टाइम में बहुत टफ था लॉ और लॉ, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा इश्यूज था समझने का बिना एग्जांपल्स का। तो एग्जांपल्स मिल जाने से थोड़ा सा आपको याद रहता है, और जो जो मैं बता रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ उसको आपको रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला है सर जनरल ऑफर। जनरल ऑफर, जनरल ऑफर के बारे में सर कुछ बताइए। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जनरल ऑफर, जनरल ऑफर का मतलब, मिस्टर ए है ना, इसका एक डॉग था, मतलब डॉग है, ठीक है, और ये कहीं खो गया, क्या हो गया? अब खो गया। अब भाई मिस्टर ये तो है पैसा वाला, रिची रिच है, ठीक है। तो सर ये रिच रिच है या जो भी है, ठीक है सर समझ गया सर, रिची रिच है, आपने क्या पुराने कार्टून का याद दिला दिया, ठीक है। तो मिस्टर ए का जो डॉग है वो खो गया, अब खोने के बाद सर वो चाह रहा है कि उसको वो कैसे भी करके मिल जाए। तो ए क्या किया सर, कहाँ गया? न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर में सर उसने क्या बोला? न्यूज़पेपर में उसने सर जाके क्या बोला कि वन 1 लाख रुपीस वो देगा, who will find their dog। अच्छा सर, ये क्या बोला? जो भी उसके कुत्ते को खोज देगा, जो भी उसके डॉग को खोज देगा, उसको क्या करेगा सर, 1 लाख रुपीस का इनाम देगा। ये क्या देगा? रिवॉर्ड, ठीक है सर समझ में आ गया सर, रिवॉर्ड देगा 1 लाख रुपीस का, ये तो हम लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है आगे बताइए। अच्छा, अब ये तो न्यूज़पेपर में आया, अब न्यूज़पेपर में आया तो ये किस सबके पास गया, किसके पास गया सर? जनरल पब्लिक के पास गया। अब जनरल पब्लिक के पास गया तो सर जनरल पब्लिक को अगर वो कुत्ता मिलता है, ठीक है, वो डॉग अगर मिलता है, तो वो लाके किसको देगा सर? टू मिस्टर ए। अब मिस्टर ए को जैसे ही वो कुत्ता देगा, ठीक है, तो क्या होगा कि मिस्टर ए क्या है, मिस्टर ए का ऑब्लिगेशन क्या है अब? 1 लाख रुपया देना। तो 1 लाख रुपया आप देना, क्योंकि सर उसने ऑफर किया था, लेकिन क्या इसने ये पब्लिक को ऑफर किया था, जनरल पब्लिक को? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, किसी को ऐसे करके बोला था क्या? सिर्फ मिस्टर सी अगर खोज के लाएंगे ये कुत्ता तभी हम 1 लाख रुपया देंगे, उसने नहीं, ये नहीं बोला था। उसने क्या बोला? आई विल गिव 1 लाख रुपीज हु विल फाइंड माई डॉग। तो सर कोई भी अगर उस कुत्ते को खोज के ला के दे रहा है मिस्टर ए को, तो सर वो 1 लाख रुपया पाने के लिए तो काबिल है, क्योंकि सर उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया।
और उसने जब कुत्ते को खोज दिया तो उसने अपना ऑब्लिगेशन भी डन कर दिया। तो उसका राइट क्या है, पब्लिक का, जो जो इसको खोज के लाके दे रहा है उसका राइट क्या है, 1 लाख रुपया लेना। ठीक है, 1 लाख रुपया लेना। तो सर समझ में आया है हम लोग को कि जो ऑफर जनरल पब्लिक को के लिए हो जाता है वो सर, वो जनरल ऑफर कहलाता है, क्योंकि सर हम लोगों ने उसका एडवर्टीजमेंट करके ऐसे बता दिया था। ठीक है, मेड टू पब्लिक एट लार्ज। समझ में आया सर, पब्लिक एट लार्ज मतलब पब्लिक एट लार्ज, किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं बोला गया। ये पब्लिक एट लार्ज कोई भी अगर खोज के ला देगा तो मैं उसको दूंगा, तो पब्लिक एट लार्ज हो गया। ठीक है, हेंस एनी वन कैन एक्सेप्ट, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि मैंने तो नहीं बोला कि मिस्टर बी ओनली यू कैन फाइंड दिस डॉग। तो मैंने क्या ऑफर किया था कि कोई भी अगर खोज के लाएगा तो मैं उसको पैसा दूंगा। तो सर यहाँ पे एनी वन कैन एक्सेप्ट टू डू द डिजायर्ड एक्ट, कुत्ते को खोज सकता है सर, कुत्ते को खोज के वो अपना पैसा इनाम का ले सकता है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? अच्छा सर, उसके बाद क्या है? थोड़ा सा 1 मिनट। Anyone can perform the condition of the offer can be considered to having have accepted it। अब जो भी उस कुत्ते को खोज के ला के देगा तो सर वो उस वो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है और वो पाने 1 लाख रुपए पाने के लिए भी एलिजिबल है। तो ठीक है सर, समझ में आ गया सर। अंटिल उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अंटिल द जनरल ऑफर इज रिट्रेस्ड or withdrawn, it can be accepted by anyone at any time as it is a continuing offer। जब तक, अब ये ऑफर कंटिन्यू कब तक रहेगा सर, जब तक इसको आप विड्रॉ ना कर लो या फिर इसको आप क्या कर लो सर, रिट्रेस्ड, मतलब आप उसको बंद या खत्म ना कर दो या फिर सर उसको आप विड्रॉ ना कर लो, तब तक ये ऑफर जनरल पब्लिक के लिए है। और जनरल पब्लिक जब भी चाहेगा सर ये ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है। जब भी उसको सर कुत्ता मिलेगा वो लाके देगा तो सर आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि सर आपने ये ऑफर विड्रॉ नहीं किया। ठीक है, इसका मतलब सर हम लोगों ने समझ लिया। अच्छा ठीक है सर। अच्छा सर, इसके ऊपर एक केस लॉ भी है। अच्छा केस लॉ क्या है सर, थोड़ा सा केस लॉ भी बता दीजिए आप, इस पे जनरल ऑफर के ऊपर केस लॉ क्या है? अच्छा सर, केस लॉ क्या है एक बार हम लोग देखते हैं। किसके ऊपर है सर? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी। अच्छा सर, इसमें हुआ क्या था, ये केस में हुआ क्या था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद उसको समझते हैं। ठीक है, इस केस में हुआ क्या था। इन दिस फेमस केस, एक फेमस केस में, ठीक है, Carbolic Smoke Ball Company advertised in several newspapers that a reward of 1,000 euro would be given to any one person who contracted influenza contract contracted influenza after using the smoke ball produced by the Carbolic Smoke Ball Company. According to printed direction, one lady, Mr. Carlyle, used the smoke ball as per the direction of the company and even then suffered for influenza। अब सर इन्फ्लुएंजा और ये क्या लिखा है सर, अब थोड़ा सा बताइए। एक कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी था, ठीक है, जो कि फायर सेफ्टी एक्सटिंग्विशर बनाता था। तो वो क्या न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टीजमेंट किया कि ये इस स्मोक बॉल से अगर किसी को भी एक इन्फ्लुएंजा एक डिजीज का नाम है अगर होता है, ठीक है, एक भी अगर पर्सन को होता है तो दैट द कंपनी विल पे 100 यूरो। ठीक है, कितना देगा सर? 100 यूरो देगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ सर, एक कार्लिल करके एक लेडी थी, जो वो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का एक स्मोक बॉल यूज हुआ तो सर उसको इन्फ्लुएंजा और सच दैट डिजीज हुआ था सर। अब जैसे ही सर वो डिजीज हुआ तो सर ये तो एक जनरल ऑफर था ना, इसने तो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करके बोला था कि अगर किसी को भी कुछ होता है अगर इन्फ्लुएंजा तो दैट आई विल पे, दैट द कंपनी विल पे 100 यूरो। तो वो लेडी ने तो क्लेम किया हाँ उसको हुआ इन्फ्लुएंजा। अब ठीक है सर, तो कंक्लूजन क्या निकला था, सी कुड रिकवर द अमाउंट एज बाय यूजिंग द स्मोक बॉल सी हैड एक्सेप्टेड द ऑफर। अब आपने जनरल न्यूज़पेपर में जब ये ऑफर किया
तो ये कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, और जो भी एक्सेप्ट किया है इसका मतलब जिसको भी इन्फ्लुएंजा हुआ, दैट ही कैन क्लेम और सी कैन क्लेम दैट अमाउंट फ्रॉम द कंपनी। हाँ सर, समझ में आ गया सर, अच्छा तरह से हम लोग को समझ में आ गया जनरल ऑफर भी। अच्छा, जनरल ऑफर हम लोगों ने समझ लिया। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग एक स्पेसिफिक ऑफर और स्पेशल ऑफर को समझते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ऑफर और स्पेशल ऑफर क्या है। ठीक। ठीक है। अच्छा सर, तो राज किसको ऑफर कर रहा है? रोहित को। रोहित को क्या कर रहा है सर ऑफर? कि 1 लाख में वो अपना कार बेचना चाह रहा है। अच्छा, रोहित क्या कर रहा है सर, यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है अपना ये ऑफर। तो ये ऑफर क्या सबके लिए राज ने किया था क्या? ये ऑफर सबके लिए राज ने किया कि ओनली टू रोहित? आप बताओ। सर, ये तो हम लोग को देख के ही समझ में आ रहा है कि ये ऑफर सिर्फ रोहित को किया गया। अच्छा सर, ना कि जनरल पब्लिक को किया गया। तो कोई दूसरा ये ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है क्या कि तुमने बोला 1 लाख रुपए में कार बेचोगे, मुझको पसंद है, मुझको दे दो? क्या दूसरा कोई बोल सकता है क्या? आप बताओ, क्या दूसरा कोई बोल सकता है क्या? नहीं सर, नहीं बोल सकता है सर, क्योंकि ये ऑफर किसको किया गया है? सिर्फ रोहित को किया गया है। अच्छा, रोहित को किया गया है तो सिर्फ रोहित ही एक्सेप्ट कर सकता है सर ये ऑफर, क्योंकि ये राज ने जो ऑफर किया है वो सिर्फ रोहित को किया है। तो सर ये ऑफर को क्या बोलते हैं सर? स्पेशल या स्पेशल या फिर स्पेसिफिक ऑफर। तो ये ऑफर सिर्फ स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर का मतलब क्या हो गया सर कि ओनली टू दैट पर्सन। तो सर एक बार हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्या है? मेड टू स्पेसिफिक और एन असर्टेन पर्सन, मतलब एक पर्सन को सर हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, उसी पर्सन को बोल रहे हैं, ना कि जनरल पब्लिक को बोल रहे हैं, ना कि एक ग्रुप ऑफ अ लार्ज पब्लिक को बोल रहे हैं। तो वो सर एक स्पेसिफिक ऑफर हो गया। इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन। सर सिर्फ इस हम लोग वाले एग्जांपल में सिर्फ रोहित ही है जो ये ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, नन ऑफ देम, नन ऑफ फ्रॉम, मतलब अब कोई भी और पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है सर वो ऑफर, क्योंकि मैंने सिर्फ वो ऑफर रोहित को किया। टू whom ऑफर हैज बीन मेड, मतलब सर जिसको ऑफर किया गया है ओनली वही ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है सर। अच्छा। अच्छा, इस पे एक केस लॉ भी है सर, ये डिस्कस लेटर है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, मतलब थोड़ा बाद में भी आएगा ये वाला केस लॉ सर, एक बार हम लोग उसको बाद में देखेंगे, ठीक है? अभी हम लोग को उसको समझना नहीं है। अच्छा सर, जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर हम लोगों ने समझ लिया। इसको हटा देते हैं। ये केस तो आप लोग याद रखेंगे। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ठीक है, एक लेडी थी, और ये वाला ऑफर आप लोग को याद रखना है, ठीक है सर? अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? अच्छा सर, हम लोगों ने सर अभी ऑफर देख लिया। सेक्शन 2A में जो था सर हम लोगों ने समझा। ठीक है सर, क्या समझा एक बार थोड़ा सा आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं, क्या समझा?
सर कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर कर रहा है, विलिंगनेस टू डू और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग मतलब करने के लिए या नहीं करने के लिए। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और उसका असेंट ले रहा है। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, इसको हम लोग को ऑफर बोलते हैं सर, समझ में आ गया। विलिंगनेस टू डू और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। अच्छा समझ में आ गया। अच्छा प्रोमिजर और ऑफरर, उसके बाद सर ये सब हम लोग समझ लिए सर, प्रोमिजर और ऑफरर किसको बोलते हैं। अच्छा सर समझ में आ गया। ठीक है, आप लोग भी मार्किंग करते हुए चलना, नहीं तो फिर जाके बस जैसे ही क्लास खत्म वैसे ही सब हो जाएगा धुआं धुआं। होता है ना, धुआं धुआं। मतलब जो भी मैंने आप लोगों को बताया वो आप भूल जाओगे बहुत जल्दी, ठीक है, तो ऐसा ना हो। प्रोमिसी और एक्सेप्टर एक ही है, जिसको सर हम लोग प्रॉमिस ऑफर कर रहे हैं, जो पर्सन सामने वाला है अनदर पर्सन, दैट इज प्रोमिसी और एक्सेप्टर। अच्छा, वैलिड ऑफर में सर हम लोग को समझ, वैलिड ऑफर समझ लिए। विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद अ व्यू टू ऑब्टेन एन असेंट। अच्छा, ऑफर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ऊपर ही मैंने भी बताया आपको, समझ में आया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर में सर हम लोगों ने जनरल ऑफर देख लिया। जनरल ऑफर किसको होता है सर, पब्लिक एट लार्ज। पब्लिक एट लार्ज मतलब सर ओपन टू ऑल। जब तक सर ये ऑफर विड्रॉन या रिट्रेस्ड नहीं किया जाएगा, तब तक सर एनी वन कैन एक्सेप्ट दैट ऑफर। हाँ सर समझ में आ गया, एनी वन कैन एक्सेप्ट until and unless कहाँ लिखा हुआ है, रिट्रेस्ड और विड्रॉन। जब तक रिट्रेस्ड और विड्रॉन ना हो सर, तब तक कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। हाँ सर समझ में आ गया, हम लोग को रिट्रेस्ड और विड्रॉन का मतलब भी समझ में आ गया, चलिए ठीक है। कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन एट एनी टाइम, क्योंकि ये सर कंटिन्यू। अब आप एक एग्जांपल बोलो, अगर ऐसा लिखा हो, एन ऑफर विच हैज नॉट बीन विड्रॉन एंड मेड टू अ जनरल पब्लिक, सो क्या बोलोगे, कंटिन्यूइंग ऑफर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं, बोलिए। क्योंकि वो विड्रॉ हुआ ही नहीं है और पब्लिक एट लार्ज को हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड अ कंटिन्यूइंग ऑफर। तो इसको हम लोग कंटिन्यूइंग ऑफर भी बोल सकते हैं। अच्छा सर, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल भी हम लोग समझ गए, इसका एक केस लॉ भी हम लोगों ने देख लिया। और स्पेशल ऑफर में सर हम लोगों ने समझा कि जो ऑफर किसी एक पर्सन को किया जा रहा है, ओनली वही एक्सेप्ट कर सकता है और सब कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, सर हम लोगों ने समझा। तो सर एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग इसको। स्पेसिफिक और a certain person, it can be accepted only by that specified person to whom the offer has been made। मतलब जिसको ये ऑफर किया हुआ है या किया गया है, ओनली वही ऑफर ये वाला एक्सेप्ट कर सकता है। अच्छा, तो हम लोग आज का क्लास को सर यहीं पे हम लोग आज स्टॉप करेंगे, ठीक है। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। हम लोगों ने जो जो देखा सर वो सब आपको एक बार रिवाइज करना है। जो भी मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ सर, आपको उसको नोट करना है, वरना सर आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा सीएमए फाउंडेशन का लॉ। क्योंकि जब हम लोग चैप्टर के एंड के तरफ जाएंगे ना, तो आप शुरू का स्टार्टिंग का भूलना शुरू करोगे। तो उस टाइम ये नोट्स, ये एग्जांपल्स ही आप लोगों को बहुत जल्दी उस चीज को रिकॉल करा देंगे, हाँ कि वो आपने पढ़ा था, वो आपने देखा था। तो हम लोगों ने सर ये सब जो भी पढ़ा अभी तक, एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जाके देखो, क्योंकि हम लोगों ने अच्छा खासा कंटेंट अभी तक पढ़ लिया, ठीक है। अगर आप नहीं देखोगे और फिर क्लास कंटिन्यू करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो सर आप भूलते हुए चले जाओगे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत चीज देखा। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी 11 टाइप्स है, 11 टाइप्स। उसके बाद सर आपको इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी आप लोगों को याद रखना है क्या क्या 11 क्वालिटीज है, जो कि सेक्शन 10 बताता है। और सेक्शन 10 उसमें कुछ नहीं भी बताता, वो भी आपको याद रखना है। टोटल 11 ही है वो चीजें। तो सर ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद सर हम लोगों ने अभी ऑफर देखा, ऑफर को भी एक बार रिवाइज करो आप। अभी हम लोगों ने जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर देखा, उसको भी आप रिवाइज करो। इसके बाद हम लोग आगे का नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, क्योंकि अगर और मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है आपको और नहीं समझ में आए, ठीक है। तो चलिए, हम लोग इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और फैला दो सब जगह। सीएमए फाउंडेशन बिजनेस लॉ का क्लासेस जो है कि फ्री में आप लोगों को अच्छा मिल रहा है कंटेंट, तो आप इसको फैला दो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।